नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास राजपुरोहित, अधीक्षक मथुरा दास माथुर अस्पताल। आप सबके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं हम पूरी मथुरा दास माथुर अस्पताल की टीम की ओर से। हम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाएं हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और पूरी सामाजिक जो ताना-बाना है वो महिलाओं के इर्द-गिर्द ही घूमता है। तो हमारे जो महिलाएं हैं उनका जो स्वस्थ रहना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है और इसी क्रम में कल से माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और करीब 15 दिन का एक पखवाड़ा का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो मंत्र दिया है मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, उसमें कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, कि नारी यदि स्वस्थ रहेगी, नारी यदि समृद्ध रहेगी, नारी यदि शिक्षित रहेगी, तो हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसी क्रम में उनके आदेशों के अनुपालना में पूरे भारत में करीब 75,000 से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे और जगह-जगह महिलाओं के स्वास्थ्य को डेडिकेटेड हेल्थ कैंप्स भी लगाए जाएंगे। और इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन से भी इसको जोड़ा गया है कि लोग इसमें अवेयरनेस रहें, अवेयर रहें और अपनी जो अंग दान की जो प्लेज है वो ले। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो पूरा होलिस्टिक अप्रोच महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में ये पूरा पखवाड़ा हम मनाएंगे। हमारे अस्पताल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें हमारी एक बिल्डिंग है, जनाना बिल्डिंग, जिसमें मातृ व शिशु रोगों से जो भी रिलेटेड डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, उनका इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ गायनी की यूनिट्स हैं, पीडियाट्रिक यूनिट्स हैं, तो एक बहुत ही अच्छा हमारा एक डिपार्टमेंट चलता है। उसकी जो सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर साहब है हमारे यहाँ, आज हमने उनको रिक्वेस्ट की कि इस पखवाड़े पे जो कि नारी और स्त्री को पूरा समर्पित है, पूरा देश उसको समर्पित है, तो उसी क्रम में हम इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो स्किल है, इतने वर्षों का जो इनका अनुभव है, उसका हम थोड़ा अनुभव आपसे शेयर करना चाह रहे थे। तो हमने मैम से रिक्वेस्ट की। डॉक्टर रेखा जाखड़ मैम है, हमारे यहाँ यूनिट हेड है और बहुत लंबे समय से गायनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रोफेसर भी हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में। तो इनसे बेहतर हमारे पास आज कोई डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं थे, तो हमने कहा कि मैडम आप पधारें। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो मैम हमारे मथुरा दास माथुर अस्पताल में जो गायनी डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और लगभग कितनी डिलीवरीज, ओपीडी, आईवी, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। नमस्कार आपको सर, धन्यवाद बुलाने के लिए। हमारे यहाँ पर जो गायनी डिपार्टमेंट है उसमें जो हमारी 6 यूनिटें हैं वो तो उमेद अस्पताल में कार्यरत हैं और मथुरा दास माथुर अस्पताल में 3 यूनिटें कार्यरत हैं, जिसमें एक यूनिट मेरी है, एक हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर BS जोधा की यूनिट रन करती है और एक डॉक्टर देवड़ा की यूनिट रन करती है। बाकी जो सारा गायनी से रिलेटेड जो भी कार्य है वो हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि गायनी ऑप से रिलेटेड जो हमारे अस्पताल में नहीं होता है। वह संपूर्ण सुविधाएं दी जा रही है। नॉर्मल डिलीवरीज होती है, सिजेरियन डिलीवरीज होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, वह बच्चेदानी से संबंधित कोई भी रोग है उसके बड़े व छोटे सारे तरह के ऑपरेशन हमारे यहाँ मथुरा दास माथुर अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, जिसमें मरीज से किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑपरेशन किए जाते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि सामान्य जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो एएनसी हो, चाहे डिलीवरीज हो, चाहे पोस्टनेटल केयर हो, इसके अलावा गायनी से रिलेटेड जो जटिल ऑपरेशन है वो भी किए जा रहे हैं। मैम, कैंसर से रिलेटेड सर्जरीज भी हमारे अस्पताल में रेगुलर हो रही है? हाँ, कैंसर से रिलेटेड सर्जरी भी हो रही है और रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक छत के नीचे गायनी का सारा इलाज यहाँ उपलब्ध है। तो अब हम यदि हमारे उस मेन इशू पे आए कि स्त्री चूंकि परिवार का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, समाज का एक अभिन्न अंग है, तो मैम आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो जब गर्भ धारण होता है तब से लेके हम क्या क्या ध्यान रखें कि वो जो चाइल्ड बॉर्न होती है, एक फीमेल चाइल्ड, वो स्वस्थ हो। तो क्या क्या आहार पे ध्यान रखें, कितने रेगुलर चेकअप्स एएनसी के दौरान कराया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाती है और उसमें मदर और चाइल्ड दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, एक तो प्रेगनेंसी है वो सही उम्र में होनी चाहिए महिला की, ना तो उम्र बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही अत्यधिक उम्र होनी चाहिए। उसके बाद में जो सबसे हमारी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट क्रिटिकल होते हैं और जिनको हम
प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, वो है कि मरीज में खून पूरा होना चाहिए। और खून तभी पूरा हो सकता है जब शुरू से हम माता का ध्यान रखें, उसका प्रॉपर एएनसी चेक कर रहे हैं। ये बड़ा मिथ है लोगों में कि हम अच्छा अनार खाएंगे, हम ये चीजें खाएंगे तो महिला में खून पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर जो गर्भावस्था है उसके शुरू में भी अगर महिला का खून सही है तो भी 6-7वें महीने में जाके अगर वो आयरन की टैबलेट नहीं लेती है तो उसमें खून की कमी आ जाती है। और कोई भी बीमारी अगर महिला को होती है और अगर उसके अंदर खून की कमी है तो वो जल्दी गंभीर अवस्था में चली जाती है। लेकिन अगर खून उसके शरीर में सही है तो वो गंभीर समस्या को भी झेलने के लिए उसका शरीर तैयार रहता है। तो हमें एक तो सबसे पहले है कि किसी भी महिला में जब वो गर्भवती होती है तो खून की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने सभी छोटे सेंटर में, बड़े सेंटर में आयरन की टैबलेट बिल्कुल मुफ्त मिलती है और जो भी महिलाएं उपचार के लिए आती है उन्हें दी जाती है और समय समय पे उनका खून का जांच भी की जाती है। दूसरी बात यह है कि जब गर्भावस्था के अंदर एएनसी के लिए हमारे फैसिलिटीज हैं जिसमें प्रतिदिन गर्भावस्था महिलाओं को चेकअप करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। और उसके अलावा भी समय समय पर मेडिकल कॉलेजेस में भी सरकार के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं जो महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को लगाए जाते हैं, जिसमें हाथों हाथ मरीज की सारी जो जांचें जरूरी है वो फ्री की जाती है और साथ में सोनोग्राफी भी हाथों हाथ की जाती है, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अतः महिलाओं को कम से कम 4 बार तो एएनसी में डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए अगर उसे बच्चा और माँ स्वस्थ हमें रखना है तो। बिल्कुल मैम कि 9 महीने में 4 बार चेकअप बहुत जरूरी है उससे। और हमारे जो मेडिकल सिस्टम है उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर सब सेंटर हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल हो, सभी पे रेगुलर एएनसी चेकअप की व्यवस्थाएं हैं, आयरन फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा भी जो दूसरी बीमारियां हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, कोई कार्डियक डिजीज हुई या कोई एपिलेप्सी की कोई बीमारी है, तो इन सब बातों का भी महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। और हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है, पुरुषों की जिम्मेवारी बनती है कि महिला का पूरा ध्यान रखे, उनकी सारी समस्याओं को सुने और जैसा कि मैम ने कहा कि 4 बार कम से कम रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप कराएं, क्योंकि जो नींव की ईंट है वो 9 महीने है, उसके बाद जो शिशु पैदा होगा उसकी सारी कमी और जो अधिकता है वो इसी समय से ही निर्धारित हो जाती है। तो मैम कुछ स्पेशल फूड्स जैसे कि मैंने भी ऐसा जानकारी में आया कि उल्टियां बहुत ज्यादा होती है, भूख भी कम लगती है और उसमें आप कहते हैं कि डाइट भी अच्छी रखें, तो ये एक महिला के लिए एक बहुत आसान नहीं है, मतलब घर का काम भी करना या जॉब भी करना, उसके अलावा वो सिम्टम्स नोजिया, वॉमिटिंग, अर्ली मॉर्निंग सिकनेस, तो उसमें कौन सी डाइट जो आप सलाह देंगी जो उनके लिए सुपाच्य हो, वो आसानी से डाइजेस्ट कर पाए? जो हमारी उल्टी की समस्या है, वो घबराहट की समस्या, वो इनिशियल 3.5-4 महीने तक अधिकतम होती है। वो कोई पेट की बीमारी की वजह से नहीं होती, मरीज में महिला में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो उल्टी वगैरह होता है। इसमें मरीज को ये कहा जाता है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको पैक्ड फूड नहीं लेना है और बाहर बाजार में बनाया हुआ भोजन नहीं करना। इसके अलावा घर में जो भी उनके भोजन बनता है, जो महिला को अच्छा लगता है वो हर भोजन खा सकती है। बाकी उसके बाद में हम जो आयरन टैबलेट भी देते हैं वो 3.5 महीने के बाद में शुरू करते हैं, इसीलिए कि महिला को उल्टी वगैरह का प्रॉब्लम रहती है। तो 3 महीने तक जो आराम से पचने वाला, महिला को जो अच्छा लग रहा है वो भोजन देना। नहीं, ऐसे नहीं कि उसे मीठा खाने का मन कर रहा है, आप कह रहे हो नहीं चरका खाओ, उसे चरका खाने का मन कर रहा है, आप कह रहे हो नहीं यही खाओ, ऐसा कुछ उसके ऊपर बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उसे जो पसंद है घर में बना हुआ वो खा सकती है और जो भी सब्जियां आ रही हैं या फल आ रहे हैं जो उस मौसम में आ रहे हैं वो सब वो ले सकती है। बिल्कुल, जो आसपास अवेलेबल हो, जो घरेलू खाना उपलब्ध हो, उसकी रुचि के अनुसार उसे वो भोजन हमें देना चाहिए और परिवार के सभी सदस्य उसमें उनका सहयोग करें। और इसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेके घी योजना, कलेवा योजना, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को 5 किलो घी का आवंटित किया जाता है, इसके साथ नाश्ता उसका फ्री किया जाता है, आयरन फॉलिक एसिड की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको बहुत सारी योजनाओं से पंजीकरण करके, चाहे वो JSSY हो, चाहे और ऐसी कोई योजना हो जिसमें उनको आर्थिक लाभ भी दिया जाता है। तो कुल मिला के पूरी सरकार की एक यही मंशा है कि नारी स्वस्थ रहे,
नारी सशक्त रहे तो पूरा परिवार और देश आगे बढ़ेगा। तो मैम ये तो प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड बात हुई। अब हम ये देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी महिलाएं जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और डबल स्ट्रेस में जी रही हैं। तो स्ट्रेस के कारण उनके स्वास्थ्य पे क्या ज्यादा नुकसान हो रहा है आज के वातावरण को देखते हुए? तो क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों का पालन पोषण भी उनको करना होता है, तो कुछ कुछ नई नई बीमारियां भी आ गई हैं जो आजकल काफी फेमस नाम है जिनके, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, एंडोमेट्रियोसिस है। कुछ लोग इसको खान पान, वातावरण, स्ट्रेस से भी जोड़ रहे हैं। तो मैम जनता में बहुत सारे सवाल है जनता के जहन में, तो मैम इस पे थोड़ा सा आप क्लेरिफिकेशन दें। स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस तो आज महिलाओं में, पुरुषों में, सब में स्ट्रेस की अधिकता है और उसे हम कम कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में। सबसे पहला है कि जो हमारा नींद है वो पूरी होनी चाहिए, और नींद भी पूरी होनी चाहिए कि हमें दिन में जगना है, रात को सोना है। आजकल की जो बच्चियां हैं जो कॉर्पोरेट में नौकरियां करती हैं, उनका जो जॉब टाइम होता है वो इस तरह का होता है कि वो लेट नाइट सोती हैं, 1 या 2 बजे सोती हैं, तो उससे बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। फिर है खान पान में जो फास्ट फूड है, तो उसमें सिर्फ कैलोरीज होती है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होने की वजह से एक तो आप ज्यादा खाना खाते हो और फिर आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। तो हमें खान पान का ध्यान रखना है। फिर हमें स्ट्रेस कम करने के लिए हम विभिन्न तरीके अपना सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि, आप कोई न कोई एक चीज कर सकते हो। समय निकालना ही पड़ता है हमें अपने शरीर के लिए। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, महिलाएं स्ट्रेस फ्री रहें और हम सब उनको स्ट्रेस फ्री रखें, और इसके अलावा नींद भी पूरी लें। और अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग और इनका भी प्रतिकूल प्रभाव महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता है। हार्मोनल जो इम्बैलेंस की मैम बात कही आपने, कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, पुरुषों पे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती है जितनी महिलाओं के विषय में की जाती है? नहीं, महिलाओं में तो जो माहवारी की साइकिल होती है उसमें अलग अलग हार्मोन का उतार चढ़ाव चलता ही रहता है वैसे भी। फिर जो जैसे बच्ची होती है, उसका प्यूबर्टी वाला टाइम होता है, उस टाइम भी हार्मोनल में अब्रप्ट बहुत तेजी से चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं। तो उस टाइम फैमिली वालों को भी ध्यान रखना होता है कि वो चिड़चिड़ी है वो, और उस टाइम उसको बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना देना है। आपको सारे विटामिन उसके खाने में होने चाहिए, आयरन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। तो अलग अलग फेजेस होते हैं औरत के जीवन के, जिसमें उसके हार्मोनल चेंजेस बहुत त्वरितता से होते हैं। जैसे एक तो बच्ची प्यूबर्टी में आती है तब होते हैं, उसके बाद में फिर प्रेगनेंसी में भी हार्मोन बहुत ऊपर नीचे होते हैं, उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी महिला के हार्मोन में एकदम से उतार चढ़ाव होने की वजह से कई बार उसको दिमागी रूप से परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसको हम पोस्टमार्टम ब्लूज कहते हैं। तो इस टाइम जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, जो सपोर्टिव लोग हैं, उनके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बाद में जब पीरियड्स चले जाते हैं, मीनोपॉज का टाइम आता है, उससे पहले भी औरतों में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अंडा बनना बंद हो जाते हैं, पीरियड आने बंद हो जाते हैं, जिस वजह से हार्मोन का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना होता है। तो उस टाइम भी महिला के स्वास्थ्य पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस टाइम में भी महिलाएं ड्यूटी वगैरह कर रही होती है, तो उनके कलीग्स को भी ध्यान रखना होता है कि भाई ये इस तरह के उससे गुजर रही हैं, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो ये सब हमारा महिला को खुद का ध्यान रखना है, और उसके साथ में जो काम कर रहे हैं उसकी फैमिली मेंबर है, उनको भी उसके प्रति थोड़ा सा नरम व्यवहार रखना जरूरी हो जाता है। जी देखिए, बिल्कुल मैम ने जैसा कहा कि महिलाएं चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, उनको कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना ही पड़ता है, कभी कभी पॉजिटिविटी के लिए, कभी नेगेटिविटी के लिए। तो निश्चित रूप से महिला को स्वयं को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अलावा पूरे परिवार को उनका ध्यान रखना चाहिए। और जैसा मैम ने बताया कि इवन जहाँ वो काम कर रही है, कुलीग्स की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि महिला की जो हार्मोनल स्टेट है उसके बारे में उनको भी ध्यान रहे, वो भी ध्यान रखे, क्योंकि ये हार्मोन्स आपकी रूटीन की, बॉडी की एक्टिविटीज पे भी प्रभाव डालते हैं, इसके अलावा आपकी मेंटल स्टेटस पे भी प्रभाव डालते हैं, आपके मूड को भी ऑल्टर करते हैं और आपकी स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं। और जैसे कि मीनोपॉज के बारे में बताया, तो क्या मैम मीनोपॉज तो इनएविटेबल है, सभी महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें कि नॉर्मल ब्लीडिंग और एबनॉर्मल ब्लीडिंग में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है, और जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो वो जो फेज है जिसको मेनोपॉज कहते हैं, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं? क्या सबको दवाई लेनी पड़ती है या कुछ ऐसे डेली रूटीन्स है जिसके कारण आप मेनोपॉज के समय को बहुत अच्छे से इसको आप निकाल सकते हो? जो मेनोपॉज का फेज है, जो पीरियड हमारे बंद हो जाते हैं, जब 1 साल तक पीरियड बंद हो जाते हैं, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेनोपॉज से पहले अप्रोक्सीमेटली 10 साल का जो होता है वो पेरी मेनोपॉजल एरिया होता है, जिसमें हार्मोन जो होते हैं वो कम, एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो महिला का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसके हड्डियों के बनाने के लिए, उसको हार्ट अटैक से बचाने के लिए, उसको स्ट्रेस से बचाने के लिए वो हार्मोन बनना हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो उसकी वजह से महिला की हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और हार्ट पे भी असर आने का होता है, उसके स्लीप डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो हमारे को खाना है वो कैल्शियम रिच खाना है, मिनरल रिच खाना है, सोयाबीन वगैरह या आइसोफ्लेविन्स वाले खाने होते हैं वो लेने होते हैं। साथ ही हमें कैल्शियम जो रिच फूड है, जैसे दूध है, दही वगैरह है, कैल्शियम रिच जो भी फूड है वो लेने होते हैं। और साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सरसाइज। तो महिला को एक्सरसाइज करनी होती है और उसमें भी थोड़ी सी, क्योंकि महिला की मसल का भी लॉस होने लग जाता है मेनोपॉज के, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। आप सिर्फ घूम के आ रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो, उससे वो इतना फायदेमंद नहीं होता जितना आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से जो ये मेनोपॉजल आपका पीरियड है वो बड़ा ही आरामदायक हो सकता है। बिल्कुल, जैसा पूरी जो फर्टाइल एज होती है महिला की, उसमें एस्ट्रोजन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल शरीर में कम होता है, जो कि बहुत प्रोटेक्टिव हार्मोन है महिलाओं के लिए, जो इवन कई बार हृदय रोगों से भी बचाता है, कैंसर से भी बचाता है। तो वो चूंकि कम हो गए हैं तो उस समय का एक पीरियड क्रिटिकल होता है, तो हम उसको अच्छी अच्छी एक्टिविटीज, जैसे कि मैम ने बताया कि उसके द्वारा स्पेशल एक्सरसाइज करके गुड हार्मोन्स की लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। और फिर भी ठीक नहीं हो तो आप निकटतम अपने चिकित्सालय में जाकर हार्मोन थेरेपी भी ले सकते हैं, जो कि एक लास्ट ऑप्शन है। अगर आप वेट कंट्रोल और एक्सरसाइज और अच्छे माहौल में रहने से ही अगर मेनोपॉजल सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं तो हमें उसी को ऑप्ट करना चाहिए। हार्मोनल थेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। तो मैम बिल्कुल, अब हम कुछ बात करते हैं कि क्या एबनॉर्मल है। जैसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर कहें, एबनॉर्मल पेन अगर एबनॉर्मल कहें, तो महिलाओं के लिए ये कुछ सिम्टम्स बहुत ही कई बार वार्निंग साइंस होती है मैम, कि जैसा कहा गया कि कई, जैसे माहवारी के दौरान यदि ज्यादा दर्द होता है तो वो डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। वैसे ही ब्लीडिंग यदि ज्यादा हो रही है तो वो भी एक चिंता का विषय है। पोस्ट मेनोपॉजल अगर ब्लीडिंग हो रही है वो एक चिंता का विषय है। तो कुछ ऐसे 5 या 7 वार्निंग साइंस है जिनके लिए हम सभी को इनका ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं को अवेयर भी करना चाहिए। क्योंकि मैम इन सब पॉडकास्ट का या इन सब जो मीडिया के माध्यम से जानकारी फैलाने का मेन रीजन ये है कि महिला खुद अपने स्वास्थ्य के बारे में जिन चीजों की चिंता करनी चाहिए, जो चीजें उनको जीवन में उतारनी चाहिए, चाहे वो जैसे आपने बताया एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ऐसी आम हमारी भारतीय महिला इन सब बातों के लिए बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है और वो इन चीजों को अवॉइड करती रहती है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये दर्द तो होता ही है, ये ब्लीडिंग तो होती है। और बाद में जब मान लो कैंसर हो या कोई अन्य बीमारी हो, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या पीसीओडी है, वो सब इतनी आगे बढ़ जाती है कि फिर हमको इसका ट्रीटमेंट या ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। तो मैम कुछ वार्निंग साइंस यदि शरीर में आ रहे हैं तो उसके बारे में अगर आप बताएं तो। अभी आजकल देखा गया है जो कैंसर है महिला का, जो जनानंग का कैंसर है, वो काफ़ी कम उम्र में आजकल देखने में पाया गया है। तो हमें कैंसर डिटेक्शन के लिए क्या क्या हमारे साइन हो सकते हैं कि महिला को कैंसर हो सकता है। एक तो श्वेत पदर है, सफ़ेद पानी जो महिला का रिसाव होता है, अगर वो एक्सेसिव है, उसमें शरीर में खुजली वगैरह आ रही है लंबे टाइम से, या फिर बदबू आने लगती है, तो आपको फिर हॉस्पिटल जाके उसका चेकअप करा सकते हैं। तो जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है उसको हम काफ़ी समय पहले डिटेक्ट कर सकते हैं और आजकल सभी अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए पेप्समियर किया जाता है, विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है सर्विक्स का, और समय समय पे कैंप भी लगाए जाते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो किसी भी महिला को अगर श्वेत प्रदर की शिकायत है तो उसे आवश्यक रूप से अस्पताल में जाकर एक बार तो चेकअप कराना ही चाहिए कि ये नॉर्मल है
या ये एबनॉर्मल फ्लो है। उसके बाद जो ब्लीडिंग की समस्या है, तो ब्लीडिंग अगर मरीज को रेगुलर पीरियड नहीं भी आ रहे हैं, किसी भी वजह से इरेगुलरिटी है, तो आपको जरूर आवश्यक रूप से अस्पताल तो जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर बार बार पीरियड आपके ज्यादा आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको खून की कमी भी हो जाएगी, साथ साथ में ये कैंसर के लक्षण भी, बच्चेदानी के कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। और जो ओवेरियन कैंसर है उसमें अगर मरीज को बार बार पेट की समस्याएं रहती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, पेट में आप कह सकते हैं कि डिस्टेंशन रहता है, तो उस महिला को भी अस्पताल में जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। और हम इन कैंसर को अगर शुरुआती दिनों में पकड़ लेते हैं तो इसका बहुत ही अच्छे से इलाज किया जा सकता है। तो देखिए, किसी भी सिम्टम को या किसी भी लक्षण को जो शरीर कह रहा है उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, और हमें निकट जो भी डॉक्टर साहब अवेलेबल हो, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर साहब हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, चाहे जो भी अवेलेबल डॉक्टर साहब हो, उनको दिखाना है ताकि वो सही उसका डायग्नोसिस कर सके और जहां उनको भेजना चाहिए, जहाँ रेफर करना चाहिए वहां भेजा जा सके। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी स्टेज पे, जैसा कि मैम ने कहा कि चाहे कैंसर हो चाहे कोई भी बीमारी हो, जितनी जल्दी लेवल पे उसको डिटेक्ट कर दिया जाए उतना उसका कंप्लीट क्योर संभव होता है। तो मैम, अभी जैसे एक एचपीवी वैक्सीन के बारे में भी बहुत चर्चा चल रही है कि एचपीवी वैक्सीन लगानी चाहिए, और इससे जो अब सर्वाइकल कैंसर है उनमें भी बचाव होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी मैम, हमारी जो ऑडियंस है उनको आप थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार सेल्फ असेसमेंट भी कर लेना चाहिए, और किसी प्रकार की यदि कोई गांठ वगैरह, किसी प्रकार की स्वेलिंग या पेन कहीं फील होता है तो उसे इग्नोर न करके जल्दी से जल्दी चिकित्सालय में दिखाएं। तो मैम, पहले सीए ब्रेस्ट के बारे में थोड़ी कुछ बात हो जाए और फिर एचपीवी वैक्सीन के बारे में। सी ब्रेस्ट में तो हर महिला को एक बार तो अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, और वो आप जब नहा रहे होते हो तब आप लोग अपना ब्रेस्ट को पाल्पेट कर सकते हो, और कहीं भी आपको गठान सी फील हो रही है तो आपको फिर चिकित्सक को एक बार अवश्य रूप से दिखा देना चाहिए। चाहे वो महिला 18 साल के ऊपर किसी भी, क्योंकि आजकल, पहले था कि कैंसर लेटर एज में होता था, लेकिन आजकल हर कैंसर की जो एज है वो लोअर लिमिट होती जा रही है। तो आपको हर किसी को ये एक स्वभाव बना ले कि जब हम नहा रहे हैं तो हमें अपना ब्रेस्ट को पाल्पेट करना है, और कुछ भी हमें लगे कि कोई गठान लग रही है या निप्पल से कोई एबनॉर्मल सिक्रीशन आ रहा है, तो हमें आवश्यक रूप से सर्जन को या गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। उसके बाद में एचपीवी वैक्सीन की बात है, तो आजकल एचपीवी वैक्सीन आ रही है जो सर्वाइकल कैंसर को की रोकथाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। और आजकल तो स्कूलों में भी जैसे ही बच्चे होते हैं तो उनको वहां पर भी ये वैक्सीन लगा दी जाती है, कई सेंटर्स पे लगाई जा सकती है, कैंप लगा के भी वैक्सीन लगाई जाती है। तो या तो सेक्सुअली एक्टिव जब भी फीमेल हो जाती है तब उसे एचपीवी वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, या 18 साल के बाद में हमें एचपीवी वैक्सीन बच्चियों के जरूरी रूप से लगानी ही चाहिए। तो बिल्कुल, जैसे कि एचपीवी वैक्सीन ये सर्विक्स से भी बचाती है, उसके अलावा अन्य कई वायरल डिजीजेज है जैसे वार्ड्स वगैरह है, और भी वल्वा के आसपास की जो लीजन्स है उनसे भी बचाव करती है। तो बहुत अच्छी है और इसको चिकित्सीय सलाह में जरूर लगवा लेना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो जैसा कि आपने सबने सुन लिया होगा कि महिला का जो स्वास्थ्य है वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारा हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे डॉक्टर साहब हो, हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि हमारे जो परिवार की महिला है, हमारे प्रदेश की महिला है, हमारे राष्ट्र की महिलाएं, चाहे वो बच्ची के रूप में हो, चाहे वो बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, सभी स्वस्थ रहें, उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, और यदि कोई बीमारी उनको है भी तो उसका बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। और मैं मैम के माध्यम से और मेरे यहाँ से यही अपील करूंगा कि इसमें किसी प्रकार का कोई मैम, क्योंकि है ना बहुत सारे इनको जो एग्जामिनेशन है और महिलाएं थोड़ा सा इसको संकोच करती हैं कि क्या दिखाएं, चल रहा है, तो ये इसको ना फॉलो करें, और बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल में हमारे यहाँ गायनेकोलॉजी विभाग में पधारें, और इसमें रेगुलर हेल्थ कैंप्स चलते हैं, रेगुलर स्क्रीनिंग्स चलती हैं। इवन हमारी मोबाइल कैंसर वैन भी है राजस्थान सरकार की, जो गांव-गांव जाके स्क्रीनिंग कर रही है आपके जो मेजर डिजीजेज हैं। और बड़ी चीजों की बात करूं तो मैं हृदय और जो बोन्स है जो हमारी, वो भी महिलाओं के लिए मेजर कंसर्न रहता है, क्योंकि
स्पेशली मेनोपॉज के बाद भी स्ट्रेस है, लो एस्ट्रोजन लेवल्स है। तो और इवन डाटाज भी ये कहते हैं कि इवन जो डेथ्स है मैम की हार्ट डिजीज से ज्यादा डेथ्स है फीमेल्स में रादर देन कैंसर्स और इनके जो जो काफी नामी गिरामी महिलाओं में जो बीमारियां देखी गई है। लेकिन इसलिए हमें ओवरऑल हेल्थ पे जो होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें हमें हार्ट का भी ध्यान रखना है, हमें बोन्स का भी ध्यान रखना है, मसल स्ट्रेंथनिंग भी करनी है, हमें मूड डिसऑर्डर्स को भी ठीक रखना है, उसके साथ साथ फिर स्क्रीनिंग भी करानी है। कंबाइंड अप्रोच अगर हमें रखेंगे, और यही सरकार की भी मंशा है, यही सरकार के निर्देश है कि आप सरकारी गाइडलाइंस का और हमारे सारे सेंटर्स, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, चाहे अर्बन एरियाज में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज लेवल पे हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप रेगुलर आ सकते हैं, आप नॉर्मल आके भी अपना चेकअप करा सकते हैं। आप ये सलाह भी ले सकते हैं, जैसे हमारे हेल्दी क्लिनिक्स चलते हैं मैम, कि जिसमें आपको कोई बीमारी नहीं है, आप 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तब एक रेगुलर काउंसलिंग भी कर सकते हैं कि मुझे कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए, अब मुझे कौन सी दवाएं लेनी चाहिए। तो ये भी हमारी हेल्दी जो क्लिनिक्स चलती है मेडिकल कॉलेज में, उस पर भी हम उसका भी लाभ उठाना चाहिए। और मैं सभी डॉक्टर्स का, स्पेशली गायनी डिपार्टमेंट से तो है ही, निश्चित रूप से उनसे अपील है ही। इसके अलावा जो जनरल फिजिशियंस है, उनका भी मैम बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि हर जगह स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी महिलाओं के स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान रखे, कंसर्न रखे। और यदि साल में 6 महीने में अगर अपने एरिया में स्पेशलिस्ट को बुला के अगर कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, तो इससे भी साल भर के लिए उन महिलाओं की पूरी जांच हो पाएगी। तो हम सब पूरे एमडीएम अस्पताल की तरफ से सभी महिलाओं को, सभी नारी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे यशस्वी माननीय नरेंद्र जी मोदी जी की जो कल जन्मदिन है उनका, उनके लिए भी हम सब उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद।